इश्क जब अपनी परवान पर होता है तो इंसान को आसपास की दुनिया का होश नहीं रहता। कबीर और कायरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो दोनों हिमाचल के सोलन शहर के एक मशहूर कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र थे। कॉलेज का वो आखिरी साल और दोस्तों के साथ बिताए वो लम्हे, सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब जैसा था। लेकिन कबीर के लिए ये कॉलेज की आखिरी ट्रिप सिर्फ एक पिकनिक नहीं थी। उसके दिल में एक गहरा और खूबसूरत इरादा छिपा था। वो चाहता था कि इसी सफर के दौरान वो कायरा को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले। कबीर ने सब कुछ बहुत बारीकी से तय किया था। उसने हिमाचल की वादियों में बसे एक बेहद खूबसूरत लेकिन एकांत इलाके नाहन के पास एक शानदार रिसोर्ट बुक किया था। उसका प्लान था कि वे दिन भर पहाड़ों की सैर करेंगे, कुदरत के हसीन नजारों में खोए रहेंगे और जैसे ही शाम की लाली आसमान पर बिखरेगी, वो रेणुका झील के उस शांत किनारे पर जहां परिंदों की चहचहाट भी मध्यम पड़ जाती है, कायरा को शादी के लिए प्रपोज करेगा। कबीर चाहता था कि उस खास पल में उनके और कायरा के सिवा वहां कोई तीसरा मौजूद ना हो, यहां तक कि हवाएं भी उनकी गवाह बने। वो दिन अपनी पूरी खूबसूरती के साथ चढ़ा था। पहाड़ों की ठंडी हवाएं तन मन को भिगो रही थी। दोपहर के वक्त जब कबीर ने अपनी बाइक पर कायरा को बिठाया और जंगल के रास्ते से झील की ओर बढ़ा, तो उसे रास्ते में एक स्थानीय लकड़हारा मिला। उस बूढ़े लकड़हारे की आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने कबीर को रुकने का इशारा किया और बड़े ही संजीदगी से कहा कि बेटा, सूरज ढलने से पहले हर हाल में इस जंगल से बाहर निकल जाना। उसने एक पुराने श्रापित पेड़ का जिक्र भी किया जिसके बारे में वहां की लोक कथाएं मशहूर थी। लेकिन कबीर, जो उस वक्त सिर्फ कायरा और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने में खोया था, उसने उस बूढ़े की बात को एक मामूली अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया और अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। झील का वो किनारा वाकई जन्नत जैसा था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों की ओट में छिप रहा था और उसकी सुनहरी किरणें झील के पानी पर नाच रही थी। कायरा बाइक से उतरते ही किसी नन्हे बच्चे की तरह खिलखिला उठी। वो शोर मचाती हुई उन वादियों का शुक्रिया अदा करती हुई झील की ओर दौड़ने लगी। कबीर अपनी बाइक खड़ी करके मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया। उसने देखा कि कायरा एक विशालकाय पुराने और कटे हुए पेड़ के ठूंठ की ओर भाग रही है। वो पेड़ ऐसा लग रहा था मानो बरसों से वहां किसी खौफनाक हादसे की गवाही दे रहा हो। उसका रंग काला पड़ चुका था और उसकी कोई भी टहनी सलामत नहीं थी। कबीर के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि वो उस बड़े से ठूंठ के पीछे छिप जाएगा और जैसे ही कायरा उसे ढूंढते हुए पास आएगी, वो उसे अचानक डरा देगा और उसी वक्त अपनी जेब से अंगूठी निकालकर उसे प्रपोज कर देगा। उसने दबे पांव पेड़ के पीछे जाकर अपनी जगह बना ली। लेकिन कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि बाहर एकदम सन्नाटा छा गया है। कायरा की खिलखिलाहट अचानक बंद हो गई थी। कबीर धीरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि कायरा उस कटे हुए पेड़ के ठूंठ पर बैठी हुई है। वो डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी नजरें सामने के एक खाली अंधेरे कोने पर जमी हुई थी। वो एक अजीब सी रूहानी मुस्कुराहट के साथ उस शून्य को घूरे जा रही थी। कबीर उसके पास गया, उसका कंधा पकड़ा और चाहा कि वो उसकी तरफ देखे, लेकिन कायरा की अवस्था वैसे ही रही। उसने कबीर के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप रहने का इशारा किया। कायरा ने बड़े ही मध्यम आवाज में कहा, देखो कबीर, उस टहनी पर कितनी सुंदर सफेद बिल्ली बैठी है। उसकी आंखें कितनी चमकदार है ना? कबीर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो पेड़ पूरी तरह से कटा हुआ था। वहां ना कोई टहनी थी,
ना कोई पत्ता और ना ही कोई बिल्ली। वहां सिर्फ सूखा, बेजान और काला पड़ चुका लकड़ी का एक विशाल टुकड़ा था। कबीर को लगा कि शायद डूबते सूरज की रोशनी और थकान की वजह से कायरा को कुछ मतिभ्रम हो रहा है। उसने इसे एक हल्का मजाक समझा और बिना और वक्त गवाए अपनी जेब से वो मखमली डिब्बी निकाली। अंगूठी की चमक देखते ही कायरा का ध्यान कबीर की तरफ गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उसने झट से हाँ कह दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन कबीर को उस वक्त महसूस हुआ कि कायरा का शरीर सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और पहाड़ों पर अंधेरा किसी काली चादर की तरह फैलने लगा था। कबीर को अब वहां रुकना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत बाइक उठाई और रिसोर्ट की ओर चल पड़ा। जब वो रिसोर्ट पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। रिसोर्ट का मैनेजर रिसेप्शन पर खड़ा था और जैसे ही उसने इन दोनों को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तैर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो उसने किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी साए को देख लिया हो। उसने कबीर से कुछ पूछना चाहा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। कमरे में पहुंचते ही कायरा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो बिना किसी बात के, बिना कबीर की तरफ देखे सीधे बिस्तर पर गई और कंबल ओढ़कर सो गई। कबीर को लगा कि शायद सफर की थकान है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। रिसोर्ट के उस कमरे में फैली खामोशी किसी तूफान के आने का संकेत दे रही थी। कबीर बिस्तर के किनारे बैठा हुआ कायरा को सोता हुआ देख रहा था, लेकिन उसके मन में रह रहकर वही ख्याल आ रहा था कि उस कटे हुए पेड़ पर कायरा ने क्या देखा था। वो सफेद बिल्ली जिसका वहां कोई वजूद नहीं था, आखिर कायरा को इतनी साफ कैसे नजर आ रही थी। पहाड़ों की ठंडी हवाएं खिड़की के शीशों से टकराकर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। करीब रात के 2 बजे होंगे जब अचानक कबीर की नींद किसी के सिसकने की आवाज से खुली। कमरा अंधेरे में डूबा था। उसने महसूस किया कि बिस्तर का आधा हिस्सा खाली है। घबराकर उसने बेडसाइड लैंप जलाया। रोशनी फैलते ही कबीर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। कायरा बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि कमरे के सबसे अंधेरे कोने में फर्श पर बैठी हुई थी। उसका सिर घुटनों के बीच छिपा था और वो पागलों की तरह धीरे धीरे झूम रही थी। कबीर लपक कर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा, पर जैसे ही उसने कायरा को छुआ, वो सिहर उठा। उसका शरीर बर्फ की तरह जम चुका था। कायरा ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें जो कल तक प्यार से भरी थी, अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। सफेद हिस्सा गायब था। वो कांपते हुए बस एक ही बात बुदबुदा रही थी। उसने मुझे देख लिया है कबीर। वह सफेद बिल्ली नहीं थी, वह मौत की परछाई थी। वह पेड़ की मालकिन लौट आई है। कबीर ने उसे झकझोर कर शांत करने की कोशिश की, पर तभी कायरा की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून की पतली लकीरें बहने लगी। उसने बताया कि सपने में वही सफेद बिल्ली दोबारा आई थी, लेकिन इस बार वो बिल्ली नहीं रही। वो एक ऊंची डरावनी औरत में बदल गई, जिसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े थे और जिसके हाथ सड़े हुए मांस की तरह लटक रहे थे। उस रूह ने कायरा के हाथ पर अपने लोहे जैसे नाखून गड़ा दिए थे। कबीर को लगा कि ये कोई मानसिक सदमा है, लेकिन तभी उसकी नजर कायरा की कलाइयों पर पड़ी। वहां ताजा गहरे जख्म थे जिनसे खून रिस रहा था। कमरे की दीवारें अचानक कांपने लगी और अलमारी के ऊपर से 2 पीली आंखें चमकती हुई दिखी। वो सफेद बिल्ली वहां साक्षात बैठी थी। देखते ही देखते
वो बिल्ली बड़ी होने लगी और धुएं की तरह फैलकर एक भयानक साये में बदल गई। वो साया सीधे कबीर की तरफ बढ़ा और किसी अदृश्य हाथ ने कबीर का गला पकड़कर उसे दीवार से चिपका दिया। कबीर तड़प रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर कायरा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी आवाज बदलकर किसी भारी मर्दना शोर जैसी हो गई। वो डरावनी हंसी हंस रही थी और कह रही थी, तुमने मेरे घर की शांति भंग की है, अब तुम मेरी बलि बनोगे। तभी रिसोर्ट का मैनेजर और स्टाफ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। मैनेजर के हाथ में पवित्र गंगाजल और कुछ प्राचीन लकड़ियां थी। मैनेजर ने चिल्लाकर कहा कि वे तुरंत यहां से निकले, वरना ये रूह उनकी रूहें यही कैद कर लेगी। कबीर ने बदहवास होकर कायरा को अपनी गोद में उठाया और बाहर खड़ी गाड़ी की ओर भागा। अस्पताल की ओर जाते वक्त कायरा की सांसें उखड़ रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में ले लिया, पर कुछ ही घंटों बाद उन्होंने जो खबर दी उसने कबीर की दुनिया उजाड़ दी। कायरा की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसके शरीर का खून असामान्य रूप से जम चुका था और उसके शरीर पर जो निशान थे वे किसी ज्ञात जानवर के नहीं थे। अंतिम संस्कार के बाद रिसोर्ट के उस मैनेजर ने कबीर को उस श्राप का पूरा इतिहास बताया। उसने बताया कि नहन के उस जंगल में जिस पेड़ को काटा गया था वो एक प्राचीन डायन का बसेरा था। सालों पहले गांव वालों ने उसे वहीं जिंदा जलाकर उस पेड़ को काट दिया था। तब से वो रूह एक सफेद बिल्ली का रूप धरकर वहां आने वालों को अपनी ओर खींचती है। जो भी उस पेड़ की सीमा में खुशी मनाता है वो उसे अपनी बलि मान लेती है। दशकों में वो कई लोगों की जान ले चुकी थी और कायरा उसी सिलसिले की एक और कड़ी बन गई थी। कबीर अब सोलन वापस तो आ गया था, पर वो अब वो इंसान नहीं रहा था। वो दिन रात अपने कमरे में बंद रहता। उसे हर पेड़ की परछाई में कायरा और वो सफेद बिल्ली दिखने लगी थी। वो खाना पीना छोड़ चुका था। हर रात उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा उसे घूर रहा है। उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। उसे लगता कि कायरा उसे उस पेड़ के पास वापस बुला रही है। कुछ महीनों बाद एक अमावस्या की रात कबीर के माता पिता की नींद उसके कमरे से आती अजीब आवाजों से खुली। वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि कबीर फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके गले पर उंगलियों के गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत बेरहमी से दबाया हो। उसके हाथ में कायरा की वही सगाई वाली अंगूठी थी। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर एक सफेद बिल्ली बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। कबीर के माता पिता के सामने ही वो बिल्ली धीरे धीरे एक लंबी परछाई में बदली और हवा में गायब हो गई। कबीर अब इस दुनिया में नहीं था। वो उस श्राप का आखिरी शिकार बन चुका था। आज भी नहर के उस रास्ते पर जाने वाले लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां एक लड़के और लड़की के रोने की आवाज आती है और उस कटे हुए पेड़ के पास एक सफेद बिल्ली आज भी नए शिकार की राह ताकती है।